हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज मैं एनटीपीसी एनालिसिस पार्ट 2 लेकर के आ गया हूं। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। आज के सेशन से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, यानी गांधी जी के द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। वो था बेलगांव अधिवेशन 1924, यानी गांधी जी ने कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव कहाँ स्थित है? तो बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं कि अगर आपसे पूछ दे कि सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया गया, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। आप सभी को ध्यान में रखना है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछ दे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी को याद रखना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अब आइए जान लेते हैं कि इस अधिवेशन में क्या खास हुआ था। इस अधिवेशन में क्या खास हुआ था? तो दोस्तों, इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और कांग्रेस के गरम दल एक बार फिर से एक हो गए थे, यानी कि कांग्रेस का जो नरम दल था और गरम दल था, दोनों ही एक साथ फिर से हो गए थे। और अगर आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में फूट कब पड़ा था, यानी कि कांग्रेस में फूट कब पड़ा था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का में फूट पड़ा था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। सूरत अधिवेशन 1907, जहां पर कांग्रेस में फूट पड़ा था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और इस अधिवेशन में खास क्या था कि गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे। और क्या खास था इस अधिवेशन में? तो इस अधिवेशन में खास ये था कि बिहार के एक जमींदार थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को चंपारण में आने का निमंत्रण दिया था। तो राजकुमार शुक्ल ने, पूछता है कि राजकुमार शुक्ल ने किस अधिवेशन में गांधी जी को बिहार आने का, यानी कि चंपारण आने का निमंत्रण दिया? शुक्ल ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपसे पूछ दे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे, जिसके याद में प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आइए जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो मैं यहां लिख देता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। कहां पे? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को ये नोट कर लेना है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए आइए आते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि किस टीम ने सबसे ज्यादा बार फीफा विश्व कप जीता है। तो फीफा विश्व कप दोस्तों सबसे ज्यादा बार ब्राजील ने जीता है। ब्राजील ने अब तक कुल 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। ब्राजील ने अब तक कुल कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है, यानी 5 टाइटल ब्राजील के पास हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फीफा विश्व कप दोस्तों
प्रत्येक 5 वर्षों में खेला जाता है, यानी कि फीफा विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। और इसका आयोजन लास्ट कब हुआ था? तो इसका आयोजन लास्ट दोस्तों 2018 में हुआ था। फीफा विश्व कप का आयोजन लास्ट 2018 में हुआ था, ध्यान में रखना है। 2018 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो रसिया में हुआ था। इस विश्व कप में विजेता कौन था? तो फ्रांस था। और उप विजेता कौन था? तो क्रोएशिया था। चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट विश्व कप कहां होगा। 2022 का फीफा विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? तो ये कतर में होगा दोस्तों। 2022 के फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में होगा। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन सी है? तो फीफा रैंकिंग में दोस्तों नंबर 1 टीम बेल्जियम है। अब आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना हुई थी। अगर पूछ दे कि फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप लोगों को याद रखना है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वप्रथम फीफा विश्व कप कब खेला गया था, सर्वप्रथम फीफा विश्व कप कब खेला गया था, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। सर्वप्रथम फीफा विश्व कप कब खेला गया था? तो 1930 ईस्वी में खेला गया था। और कहां पर खेला गया था? तो उरुग्वे में खेला गया था। और प्रथम फीफा विश्व कप किसने जीता था? तो प्रथम फीफा विश्व कप दोस्तों उरुग्वे ने ही जीता था। किसने जीता था? तो उरुग्वे ने ही जीता था। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब फुटबॉल से ही एक करंट अफेयर का प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछे कि बाईचुंग भूटिया के नाम का स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो बाईचुंग भूटिया के नाम का स्टेडियम भारत के सिक्किम राज्य में बनाया जा रहा है। आप सभी को ध्यान में रखना है। चुंग भूटिया के नाम का स्टेडियम, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया, और इनके नाम का स्टेडियम भारत के सिक्किम राज्य में बनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड हाल ही में किसके पास है, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास फीफा में फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। किसके पास है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों एनके सिंह है। कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? एनके सिंह, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक का है। 2020 से 2025 तक का है। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अब मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। 1951 में क्या हुआ था? वित्त आयोग का गठन हुआ था। और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 आप लोगों को ध्यान में रखना है। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 280। और अगर आपसे पूछ दे कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों वाईवी रेड्डी। कौन थे? वाईवी रेड्डी थे। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? तो केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और अगर पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों सर्वप्रथम 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था राज्य वित्त आयोग का गठन सर्वप्रथम। राज्य वित्त आयोग का गठन। दोस्तों ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? तो आइए जान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य दोस्तों एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो कौन नहीं हो जाएंगे बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन सर्वप्रथम भारत कब आई थी? तो भारत कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में आई थी। और कहां पर आई थी? तो न्यू दिल्ली में आई थी। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन का आदेश किसने दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने दिया था। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन का अगर अनुमति पूछ ले, किसने दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में गैस लीक हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई
लगा लीजिएगा, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। VVI लगा देता हूं मैं कि भोपाल गैस त्रासदी में किस कंपनी में गैस लीक हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी में भोपाल गैस त्रासदी में गैस लीक हुई थी। ये कब की घटना है दोस्तों? तो ये घटना है 2 दिसंबर 1984 की, 2 दिसंबर 1984 की। अगर आपसे पूछ दे कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस लीक हुई थी, किस गैस का रिसाव हुआ था, तो किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, आप सभी को ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल नीनो की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एल नीनो की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो दोस्तों एल नीनो की जलधारा एक गर्म जलधारा है। एल नीनो की एक जलधारा कैसी है? एक गर्म जलधारा है। और किस महासागर से एल नीनो की जलधारा उठती है? अगर आपसे पूछ दे कि किस महासागर से एल नीनो की जलधारा उठती है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि प्रशांत महासागर से एल नीनो की जलधारा उठती है। कहां से उठती है दोस्तों? प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रशांत महासागर की कुछ अन्य गर्म जलधाराओं के बारे में। तो सुसीमा की जलधारा भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा सुसीमा की जलधारा भी है। अलास्का की जलधारा, यह भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और क्यूरोसियो की जलधारा, ये कुछ प्रमुख प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मार्क लगाकर लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं बोल देता हूं कि कौन से अरब सागर के मानसून को कौन सी जलधारा प्रभावित करती है? अरब सागर के मानसून को कौन सी जलधारा प्रभावित करती है? तो अरब सागर के मानसून को दोस्तों एल नीनो की जलधारा प्रभावित करती है। क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है कि भारत के मानसून को कौन सी जलधारा प्रभावित करती है? तो भारत के मानसून को भी एल नीनो की जलधारा प्रभावित करती है, क्योंकि भारत में जो मानसून का आगमन है वो अरब सागर से ही होता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस बार एल नीनो की जलधारा के आने का 99% चांस है। तो इस बार भारत में मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। ध्यान में रखिएगा कि इस बार भारत के मानसून पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है और महंगाई बहुत तेजी से अगर बढ़ जाएगी अगर एल नीनो की जलधारा भारत में आ गई तो। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है बच्चों कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने कराया था? गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था 5वीं शताब्दी में। और अगर आपसे पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दोस्तों याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछ दे तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है और ये सारे सेशन आप अगर देख कर चले जा रहे हैं तो ये सिर्फ एक एनालिसिस ही नहीं है। यहां पर मैं इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बतला दूंगा कि आपके ग्रुप डी के और आगे एमटीएस और जीडी के एग्जाम आराम से आप 70 to 80% जीएस के क्वेश्चन लगा करके जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों NaCl का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl का रासायनिक नाम। अगर पूछ देगा कि NaCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है तो आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का दोस्तों वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका।
अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो वैज्ञानिक नाम है ये किस आधार पे पड़ता है, वैज्ञानिक नाम को किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो वैज्ञानिक नाम को दोस्तों द्विनाम पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था। किस पद्धति पर? द्विनाम पद्धति पर। द्विनाम पद्धति पर वर्गीकृत किया गया है क्या? वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था द्विनाम पद्धति? तो कार्लोस लिनियस। और इसका उल्लेख उल्लेख कार्लोस लिनियस ने किस पुस्तक में किया है? तो जेनेरा प्लेंटेरम में। किसमें किया है? जेनेरा प्लेंटेरम में। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछ देगा कि कार्लोस लिनियस की पुस्तक कौन सी है, तो जेनेरा प्लेंटेरम। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि रूस को अलास्का से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? रूस को अलास्का से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों रूस को अलास्का से पृथक करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि कौन सा है, विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि, दोस्तों याद रखिएगा डेविस जल संधि जो है वो विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि है। कौन सा जल संधि? डेविस जल संधि विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि है, जो कि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है, जो कि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। अगर आपसे पूछ दे कि मलक्का जल संधि किससे किसको अलग करती है, तो इंडोनेशिया को मलेशिया से मलक्का जल संधि अलग करती है। दोस्तों जल संधि जल संधि क्या होता है? तो जल संधि दो जल स्थलों को मिलाने वाला पार्ट, मतलब दो वाटर बॉडी को मिलाने वाले पार्ट को जल संधि कहते हैं, या दो लैंड पार्ट को अलग करने वाले भाग को भी जल संधि कहते हैं। आइए देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट को। तो दोस्तों ये है बेरिंग स्ट्रेट, ये देखिए ये है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि रसिया के साइबेरिया को यूएसए के अलास्का से अलग करती है। ये देखिए ये है बेरिंग स्ट्रेट, ये रसिया के साइबेरिया को यूएसए के अलास्का से अलग करती है और कौन दो सी को मिलाती है। अगर बोल देगा कि बेरिंग जल संधि कौन से दो सी को मिलाती है, तो चुस्की सी से बेरिंग सी को मिलाती है, चुस्की सी से बेरिंग सी को मिलाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता है कि बेरिंग जल संधि जो है वो किसके पैरेलल है? तो बेरिंग जल संधि हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन के पैरेलल है, इंटरनेशनल डेट लाइन के पैरेलल है। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने मैन बुकर प्राइज नहीं जीता है, यानी आज तक किस भारतीय को मैन बुकर प्राइज नहीं मिला है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि किस भारतीय को मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आज तक 5 भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार मिला है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि आज तक कितने भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार मिला है, तो 5 भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार मिला है। कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहले VS नायपाल को मिला था इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में, इन अ फ्री स्टेट के लिए VS नायपाल को 1971 में मिला था। उसके बाद सलमान रसूदी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में सलमान रसूदी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अरुंधति राय को मिला था दोस्तों कब मिला था? तो 1997 में मिला था। और कौन से पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में अरुंधति राय को। उसके बाद किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में, 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को। और उसके बाद अरविंद अडिग को मिला था द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में। दोस्तों यहां से करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, तो आप यहां पर स्टार मार्क लगाइएगा। पूछेगा कि हाल ही में कौन से मूवी को, मैं आपको बता दूं कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक पे एक मूवी बनी है द व्हाइट टाइगर नाम से ही, और इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो पूछेगा हाल ही में कौन से मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि द व्हाइट टाइगर को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं दोस्तों रामीन बहरानी, रामीन बहरानी। ध्यान में रखना है इसके डायरेक्टर कौन है? रामीन बहरानी। और इसके एक्टर कौन है? इसके एक्टर कौन है? तो इसके एक्टर दोस्तों याद रखिएगा आदर्श गौरव, आदर्श गौरव। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आदर्श गौरव से, स्टार मार्क लगा देता हूं मैं, कि अभी पूछेगा कि हाल ही में किसे बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, हाल ही में किसका नाम बाफ्टा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो आदर्श गौरव के नाम को बाफ्टा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। आप लोगों को ध्यान में रखना है बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड। अगर ऑस्कर अवार्ड पूछ दे तो
ऑस्कर अवार्ड पूछ दे तो ध्यान में रखना है द वाइट टाइगर को। ठीक है, इस मूवी की अभिनेत्री कौन है, हीरोइन कौन है, तो हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। कौन, हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1969 से दिया जा रहा है। ध्यान में रखना है, मैन बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। सर्वप्रथम मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पीएच न्यूबाय को दिया गया था। किसे दिया गया था, पीएच न्यूबाय को दिया गया था। सभी को ध्यान में रखना है। और 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2020 का मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों डगलस स्टुअर्ट को उनकी पुस्तक सुगी बैन के लिए दिया गया। डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट को उनकी पुस्तक सुगी बैन के लिए ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि मुसम्मन बुर्ज टावर किस किले में है, यानी मुसम्मन बुर्ज टावर किस किले में स्थित है। तो दोस्तों मुसम्मन बुर्ज टावर आगरे के किले में स्थित है। कहां पर स्थित है, आगरे के किले में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे कि मुसम्मन बुर्ज टावर के निर्माण किसने करवाया, मुसम्मन बुर्ज टावर का निर्माण किसने कराया, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने कराया, शाहजहां ने कराया। आप सभी को दोस्तों याद होगा कि शाहजहां ने मुमताज के याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने मुमताज के याद में ताजमहल बनवाया था। पर दोस्तों आप सभी को यह भी याद रखना है कि शाहजहां ने मुमताज के याद में मुसम्मन बुर्ज भी बनवाया था। शाहजहां ने मुमताज के याद में मुसम्मन बुर्ज भी बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे आगरे के किले का निर्माण किसने कराया, तो आगरे के किले का निर्माण दोस्तों अकबर ने कराया। किसने कराया, अकबर ने कराया आगरे के किले का निर्माण। मुसम्मन बुर्ज को और किस नाम से जानते हैं, तो शाह बुर्ज के नाम से, शाह बुर्ज के नाम से और समन बुर्ज के नाम से। शाह बुर्ज या समन बुर्ज, ध्यान में रखना है कि मुसम्मन बुर्ज को और किस नाम से जानते हैं, तो शाह बुर्ज और समन बुर्ज। दोस्तों मुझे लगता है कि ये सेशन आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, तो ये सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अभी ही लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सेशन को अभी पहले लाइक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि कौन सा देश साउथ एशियन, थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया साफ्ता का सदस्य नहीं है। साफ्ता का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा देश साफ्ता का सदस्य है। साफ्ता का सदस्य कौन कौन सा देश है, तो दोस्तों जितने भी सार्क के सदस्य देश हैं, सार्क के 8 सदस्य देश हैं दोस्तों, तो 8 सदस्य देश साफ्ता के भी सदस्य हैं। कौन कौन से देश, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सारे सार्क के सदस्य हैं और ये साफ्ता के भी सदस्य हैं। ये देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब आप लोगों से पूछता है दोस्तों कि सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क की स्थापना कब हुई, तो ध्यान में रखना है कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 ईस्वी में हुई थी। पूछ ले कि सार्क का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष अमजद हुसन बी सियाल, बी सियाल हैं। पूछ दे कि सार्क का मुख्यालय कहां है, तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना जो है ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये कैसा योजना है, एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। और ध्यान में रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को की थी। जिसकी शुरुआत किसने की थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 अप्रैल 2018 को की थी और कहां से की थी, तो रांची झारखंड से की थी। कहां से की थी, रांची झारखंड से। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि स्वास्थ्य बीमा योजना जो है आयुष्मान भारत योजना, ये कहां से इसका शुरुआत किया गया था, तो रांची झारखंड से। कब, तो 2018 में। और किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा।
दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि संयुक्त वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। अगर पूछ देगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पे कौन था, तो प्रथम स्थान पे दोस्तों फिनलैंड था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 144। भारत का स्थान कौन सा था? 144 था। ये प्रथम स्थान पे था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, अगर पूछ ले तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। चलिए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न कौन सा है? गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ध्यान में रखना है कि गैस लाइटर में ब्यूटेन गैस पाई जाती है। दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन गैस पाई जाती है। अगर आपसे ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछ ले तो ध्यान में रखना है C4H10। C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, जो कि एल्केन समूह का एक सदस्य है ब्यूटेन। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मेरे से गलती से एक गलती हो गई थी, जब मैंने आपको बतला दिया था कि भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का स्थापना 1851 में हुआ था। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1861 में हुआ था, ना कि अगर मैंने आपको बता दिया था 1851। तो 1851 आंसर नहीं होगा दोस्तों, 1861 इसका आंसर होगा। मुझे आशा है कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन का लाभ उठा पाएँ। और हमें इस तरह से प्यार देते रहिए ताकि हम मोटिवेट होकर और भी नए वीडियो लाएं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये सेशन लगातार देख करके जा रहे हैं तो आपका ग्रुप डी एनटीपीसी पार्ट 2 और जीडी उडी का जितना भी अगर पेपर है उसमें 70% आप जरूर क्वेश्चन जीके और जीएस के लगा करके ही आएंगे। चलिए देख लीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा थिंकर्स एकेडमी, हमारा टेलीग्राम चैनल थिंकर्स एकेडमी पर थिंकर्स एकेडमी, यहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको इसको फॉलो कर लेना है, थिंकर्स एकेडमी को, टेलीग्राम चैनल को। चलिए दोस्तों थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों।